Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I'm Gauri Jadoo, an economics educator. Today students we are going to solve a very important segment that is assertion and reason based questions जो आजकल बिल्कुल CBSE की बिल्कुल फेवरेट हो रखे हैं और पूरा का पूरा MCQ भी इन्हें इन्हीं क्वेश्चन से भर दिया है। तो एक तो मैं आपको अलग MCQs कराती हूँ, अगर आपके पास नॉर्मल MCQs जैसे हमेशा से आते हैं वैसे आ गए, एंड उसके अलावा मैं आपको ये वाला सेक्शन भी अलग से हम लोग लाने लगे हैं बिकॉज हमने जब से सैम्पल पेपर देखा वी हैव रियलाइज कि इसका जो नंबर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले हालांकि 3-4 आते थे, अब हम ये देख सकते हैं कि 3-4 सिंपल हमारे पास MCQs आते हैं एंड मैक्सिमम MCQs की अगर हम बात करते हैं वो हमारे असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन टाइप्स में ही आते हैं। सो दैट इज़ वाई हम इसको बहुत सीरियसनेस के साथ करने वाले हैं, चीज़ों को समझ के हम करेंगे, राइट। तो इसको चालू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ वी टॉक अबाउट CBSE वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। एंड स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई-नोट्स एंड ई-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो, राइट। तो स्टूडेंट्स इसी बात पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सीरीज। ओके, सो एज यू ऑल नो कि असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा आपको बोलती हूँ कि इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। एक आपको सिचुएशन गिवन रहती है दैट इज असर्शन एंड उसके बदले में जो रीजन गिवन रहता है आपको एक तरीके से मेक श्योर करना रहता है क्या ये दोनों कनेक्टेड है कि नहीं। क्योंकि अगर आप ऑप्शंस में देखो, ऑप्शन ए क्या कहता है, बोथ ए एंड आर दैट इज असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, मतलब दोनों ही सही हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब जो आर है बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। तो पहला ये वाला पॉइंट हो गया मेरे पास। सेकेंड चीज क्या होती है दैट बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही सही है अगेन, लेकिन जो आर है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। इसका मतलब क्या रहता है, जो सिचुएशन आपको गिवन है और जो रीजन आपको गिवन है दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं है। वहीं पे अगर दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, मेल खा रहे हैं, तो भाई वो क्या हो जाएगा मेरा बेसिकली ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो जाएंगे एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। फिर हमारे पास सी ऑप्शन क्या आता है कि आपका असर्शन ठीक है, मतलब सिचुएशन आपको बिल्कुल सही बताई गई है लेकिन रीजन आपका गलत है। एंड डी क्या होता है कि सिचुएशन आपको गलत बताई है पर आपका पूरा रीजन सही है। तो ये मेरे पास 4 ऑप्शंस गिवन रहते हैं। ये वाले थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस रहते हैं, डिफिकल्ट रहते हैं, ये पूरा आपका कंपिटेंसी बेस्ड रहते हैं कि आपने कितना किसी सब्जेक्ट को, कितना किसी टॉपिक को समझा है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन स्टूडेंट्स, जल्दी से पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। असर्शन यानी सिचुएशन आपको क्या गिवन है दैट लिबरलाइजेशन एम्स टू रिड्यूस गवर्नमेंट रेगुलेशन and restrictions in business operation। so liberalization क्या करता है, उसका मेन एम रहता है कि गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं उसको कम करना, restrictions को कम करना, ठीक है। रीजन क्या है, लिबरलाइजेशन एनकरेजेस द एंट्री ऑफ प्राइवेट फर्म्स बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स एंड कंट्रोल्स। तो कहीं ना कहीं दोनों मुझे बातें सही लग रही है बिकॉज लिबरलाइजेशन का ही मतलब क्या रहता है कि गवर्नमेंट का यही है लिबरल हो जाना, यानी फ्री कर देना सारी चीज़ों को। यानी जब आप लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दोगे तो प्राइवेट सेक्टर आ पाएगा। सो दैट इज वाई हम ये बोल सकते हैं कि बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज वाई असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर, सभी इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। होपफुली इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बिकॉज लिबरलाइजेशन का नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट रेगुलेशन से हमें फ्रीडम मिल जाएगी तो किसकी एंट्री हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर की तो एंट्री होगी। सो दैट इज वाई बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। आगे बढ़े। So liberalization reduces government restrictions and enable private firms to operate more freely, which is correct. And this removal of trade barriers supports assertion. And reason की अगर हम बात करें, ये प्रोवाइड करता है correct explanation for why liberalization reduces restrictions। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि कई बार हम स्क्रीनशॉट सिर्फ करेक्ट आंसर का ले लेते हैं लेकिन वो आया कैसे, इसका इस वजह से हमने पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से सभी। आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ग्लोबलाइजेशन ओनली रिफर्स टू द इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड्स नॉट ओनली फॉरेन इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस कंट्रीज। अब देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, पहला वाला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है दैट ग्लोबलाइजेशन ओनली रिफर्स टू द इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी। हम सिर्फ ग्लोबलाइजेशन को ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो मुझे गिवन है कि सिर्फ और सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है कि लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ठीक है। सेकेंड उसका रीजन क्या कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है सिर्फ हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उसके अलावा
कल्चरली, टेक्नोलॉजिकली, इंफॉर्मेशन के अक्रॉस भी हमारे कई ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं, बहुत सारे सेक्टर्स में आपका तरीका एक तरीके से इम्प्रूव होता है जब हम ग्लोबलाइजेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों इंटर रिलेटेड तो नहीं लग रहे हैं मुझे, एक सही एक गलत लग रहा है, बिकॉज दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो कौन सा सही होगा? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली। ओनली का मतलब क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कर देते हो किसी चीज़ को। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का यहाँ देखो कितना जनरलाइज करके उन्होंने दिया है ना, कि सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में, कल्चर में, इंफॉर्मेशन में, हर तरीके से ग्लोबलाइजेशन होता है। तो करेक्ट डेफिनेशन तो ग्लोबलाइजेशन की यही है। सिर्फ ओनली फॉरेन सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए थोड़ी ना होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेरे पास ज़्यादा हो। ग्लोबलाइजेशन तो हर एस्पेक्ट से किया जाता है। सो दैट इज वाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका रीजन बिल्कुल सही है लेकिन असर्शन हमारा बिल्कुल सही नहीं है। दैट इज वाई ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्लियर? समझ आया? ये समझ आना चाहिए आपको कि क्यों एक सही है दूसरा एक गलत क्यों है। ये जो ओनली शब्द गिवन है ना, इसने गड़बड़ कर दी। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। ओके, आगे बढ़े। सो ग्लोबलाइजेशन encompasses much more than foreign investment, including the flow of culture, technology and ideas globally. Assertion is incorrect, बिल्कुल गलत है, वहीं पे रीजन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिचुएशन यानी असर्शन आपको क्या गिवन है? प्राइवेटाइजेशन लेड टू द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया। द मेन गोल ऑफ प्राइवेटाइजेशन वाज टू स्ट्रेंथन द पब्लिक सेक्टर्स फाइनेंशियल हेल्थ एंड रिड्यूस द फिस्कल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। जल्दी बताओ, क्या पब्लिक सेक्टर को बूस्ट करने का एक तरीका था डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन करना, कि प्राइवेट सेक्टर को इंप्रूव करना एक था? जल्दी बताओ। यहाँ पे एक घुमा के भी ये पूछा गया है आपसे, was to strengthen public sector's financial sector। जल्दी बताओ। और यहाँ पे क्या लिखा है कि हमें सेल कर देना है पब्लिक के सेक्टर के शेयर्स को, किसको? प्राइवेटाइजेशन को। तो कहीं ना कहीं जो पहली डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सही लग रही है मुझे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि हम लोग सेल कर रहे हैं शेयर्स को, पब्लिक शेयर्स को। कहाँ सेल कर रहे हैं? हमारे प्राइवेट को। सही है। और ये वाला भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं है? अब क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है, देखो बिल्कुल अगर मेरा मेन गोल की मैं बात करूं प्राइवेटाइजेशन का, ये नहीं था कि हमें पब्लिक सेक्टर की फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करना है। लेकिन हाँ, अगर हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो पब्लिक सेक्टर के दिमाग में डर बैठता है ना कि अगर हम ढंग से काम नहीं करेंगे तो हमें भी प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तो उस सेंस से अगर हम देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर एक तरीके से जो पब्लिक सेक्टर का फाइनेंशियल हेल्थ है वो इंप्रूव होता है और जो फिस्कल बर्डन है वो भी कम होता है। लेकिन ये डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है कि हम लोग प्राइवेटाइजेशन करते हैं, कि हम लोग सेल कर देते हैं शेयर्स को, उसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। इसलिए दोनों रिलेटेड एक दूसरे से नहीं, लेकिन सही बिल्कुल है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। अ वेरी गुड क्वेश्चन आई मस्ट से। बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा आधे से ज़्यादा लोगों को, या तो दोनों सही कर देंगे तो दोनों गलत कर देंगे। डन, आगे बढ़े। ओके, सो प्राइवेटाइजेशन डिड इन्वॉल्व सेलिंग पब्लिक सेक्टर शेयर्स एंड दिस हेल्प रिड्यूस द फिस्कल बर्डन। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन द प्राइमरी गोल वाज टू प्रमोट द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, सो रीजन डज नॉट फुल्ली एक्सप्लेन द असर्शन। राइट, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे सभी। असर्शन हमारे पास क्या गिवन है? दैट एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन policies were introduced in India in 1991 to overcome the balance of payment crisis. The Indian economy had sufficient foreign exchange reserves in 1991, which promoted the adoption of LPG reforms. अब अगेन यहाँ पे क्वेश्चंस अगर हम बात करें असर्शन और रीजन की दोनों की, क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है? ये इसके अपोजिट है। सबसे पहले ये देखा करो, क्या दोनों जो मेरे पास गिवन है सिचुएशन, ये अपोजिट है कि रिलेटेड है? पहला क्या कह रहा है कि एलपीजी पॉलिसी इसलिए लेके आए थे बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थे, और दूसरा वाला क्या कह रहा है? दैट इंडियन इकोनॉमी हैड सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन 1991 व्हिच प्रमोटेड द अडॉप्शन ऑफ एलपीजी। ये कह रहे हैं कि हमारे पास सफिशिएंट फॉरेन रिजर्व्स थे। तो कहीं ना कहीं इतना तो मैं श्योर हूँ कि दोनों इंटर रिलेटेड तो नहीं है, मैंने एक सही एक गलत होगा। तो ऑफकोर्स सी बात है ये सही होगा, बिकॉज हमें पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गए थे, हमारे ज़्यादा इम्पोर्ट्स हो रहे थे एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स, है ना। आर इम्पोर्ट्स वर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? हमारा डेफिसिट हो रहा था, है ना। डेफिसिट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा था, हम लोग ज़्यादा कर्जे में डूब रहे थे। इसलिए क्या हुआ? हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे सिर्फ 2 वीक का
हमारे पास पैसा था फॉर इम्पोर्ट्स, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था। इसलिए हम लोग किसके पास मदद करने गए, हम गए मदद लेने गए सॉरी, IMF और वर्ल्ड बैंक के पास। और उन्होंने क्या बोला, हम आपको लोन तभी दे पाएंगे जब आप अपनी कंपनी, अपनी जो पूरी इंडस्ट्री है या इकोनॉमी है, इंडिया आपकी जो कंट्री है, उसको आप ग्लोबलाइज करो, ओपन इकोनॉमी करो, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हटाओ और प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करोगे, तभी हम आपको लोन देंगे, बिकॉज इसी से आपकी इकोनॉमी ढंग से फंक्शन करेगी। तो इंडिया के पास और कोई चारा तो था नहीं, बिकॉज सिर्फ 2 हफ्ते की मोहलत थी। अगर 2 हफ्ते के अंदर हम लोग जुगाड़ नहीं करते तो हम लोग कहीं के नहीं रहते, राइट। सो दैट इज वाई ये उन्हें सही ऑप्शन लगा, उसकी वजह से क्या हो गया, हम लोग LPG पॉलिसी लेके आ गए। तो उसका मेन रीजन क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है, एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, जल्दी ऑल ऑफ यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन, ओके। So the LPG reforms were indeed introduced to tackle the severe balance of payment crisis in 1991. However, the country faced a shortage of foreign exchange reserves, not an excess, making reason incorrect. भैया शॉर्टेज थी तभी तो हमें जाना पड़ा ना, हमें चेंजेस लाने पड़े। अगर सब चीज़ बढ़िया चल रही होती तो हम क्यों रिफॉर्म्स लेके आते। रिफॉर्म्स तभी लेके आ जाते जब हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी ढंग से फंक्शन नहीं कर रही, या कुछ गलत हो रहा है, या मुझे अपडेट करने की कुछ ज़रूरत है। जब सब चीज़ें बढ़िया चल रही है तब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे सभी। असर्शन क्या गिवन है, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू इंक्रीज कंपटीशन अमंग लोकल एंड इंटरनेशनल फर्म्स। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, एक ओपन इकोनॉमी बन जाना, इंटरकनेक्टेड रहना, है ना, मार्केट में कंपटीशन ही बढ़ना। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, विद ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमीज अडॉप्ट प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स टू सेफगार्ड लोकल इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कैपिटल। तो अगेन यहाँ पे मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें दिख रही हैं, तो एक सही है गलत हो जाएगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे तो आप बोल रहे हो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है आपके लोकल फर्म्स में और इंटरनेशनल फर्म्स में, तो जो बिल्कुल सही है, ग्लोबलाइजेशन का ही मतलब वो है। अब सेकंड चीज़ क्या बोल रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन से हम लोग लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक आप बोल रहे हो कि भाई कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, और एक जगह आप बोल रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा बल्कि हम और सेफगार्ड कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों में से तो हो ही नहीं सकता, तो बचे क्या, इन दोनों में से ये वाला सही हो नहीं सकता, तो यही सही होगा। सो दैट इज वाई मेरा असर्शन बिल्कुल सही है और रीजन मेरा गलत है। समझे इस चीज को, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। देखो, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, एक वर्ल्ड इकोनॉमी का आप ओपन कर रहे हो, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ना, सर्वाइव तो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप बोल रहे हो कि आप उसको आप प्रोटेक्ट कर पाओगे, प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, समझ लेना ये चीज़। अगर कंपटीशन में छोड़ दिया तो कंपटीशन है, फिर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, हम एनुअल फंक्शन में छोटे छोटे बच्चों को खूब रेडी कराते हैं कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, हम सब करते हैं, लेकिन अब कंपटीशन है, स्टेज पे चढ़ोगे तब मम्मी पापा जाके नहीं करा सकते डांस, फिर तो बच्चे को ही हैंडल करना है सब। सिमिलरली इकोनॉमी के साथ भी यही है, अगर आपने ग्लोबलाइज इकोनॉमी कर दी मतलब आपने उसको स्टेज पे छोड़ दिया है, अब वो कैसा परफॉर्म करता है उस पर डिपेंड करता है, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, हर जगह कंपटीशन है ना। तो हम बाहर से बैठ के कुछ नहीं कर सकते, अब जो है उनको खुद ही करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई वी कैन नॉट प्रोटेक्ट इट, अब उनका सहारा आपको खुद ही है, वो और कोई सहारा उनको दे नहीं सकता, राइट। ओके, so globalization indeed increases the competition by opening markets and providing platform to new companies, but it promotes openness rather than protectionism. हम चाहते हैं कि इकोनॉमी बड़ी हो, ना कि हम प्रोटेक्ट करके रखें। Therefore, ये हमारा रीजन गलत हो जाएगा और हमारा असम्पशन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन कभी ना हो कि ये आंसर है तो ये क्यों है। डन, पक्का, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सभी। असर्शन है हमारे पास, द गोल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर LPG was to make the Indian economy more competitive and integrated with the global economy. ये क्या बोल रहे हैं, हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का एक गोल ये था कि हम चाहते थे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बने और ग्लोबल इकोनॉमी के साथ मिलकर काम करे, इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छा नाम कमाए, ये हम चाहते थे। सेकेंड, इसका रीजन क्या बोल रहे हैं, दैट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर LPG वर इंट्रोड्यूस्ड टू इंश्योर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। क्या हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसलिए लेके आए थे ताकि फूड ग्रेन्स का प्रोटेक्शन अच्छा हो पाए, सॉरी फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन अच्छे से हो पाए। ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म टाइप का नहीं लग रहा,
हम तो इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ये फूड ग्रेन्स कहाँ से आ गए? सो दैट इज वाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बोथ एन ए एन आर आर करेक्ट, लेकिन ये इसका कहीं से रिलेटेड नहीं है। हम सेल्फ सफिशिएंसी लाना चाह रहे थे, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एलपीजी कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करती है इकोनॉमी को, ये सही है, लेकिन ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट इससे रिलेटेड नहीं है, राइट? हम चाहते थे सेल्फ सफिशिएंसी बढ़े, हम लोग मार्केट में compete कर पाएं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि इसमें एग्रीकल्चर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत हो गया है, ठीक है? Everyone will take a screenshot of this one. Therefore, these two are not interrelated to, not related to each other. सही है लेकिन इंटररिलेटेड नहीं है, राइट? सो इट इज, यहाँ पे भी लिखा है मेकिंग रीजन अनरिलेटेड टू असर्शन. सो द एलपीजी रिफॉर्म्स एम्ड एट मेकिंग इंडिया ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, है ना, नॉट स्पेसिफिकली कि हम लोग फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे थे, हम तो जनरली चाहते थे कि इंडिया ओवरऑल डेवलप करे, ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्टर को लेके हमने कुछ नहीं किया है. वाइल फूड सिक्योरिटी इज एसेंशियल, इट वाज नॉट द फोकस ऑफ मेकिंग एलपीजी. देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं जो रीजन है वो असर्शन के बिल्कुल अनरिलेटेड है, ठीक है? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. हम इसको बोलते हैं गलत क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ऑफकोर्स सेल्फ सफिशिएंसी वाली बात भी है, ठीक है? ओके. क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स फ्री ट्रेड बाय रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स बिटवीन कंट्रीज. World Trade Organization agreements only apply to developed countries, excluding developing countries like India from trade benefits. तो पहला वाला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही यही है कि हम फ्री ट्रेड को प्रमोट करना चाहते हैं और ट्रेड बैरियर्स को कम से कम करना चाहते हैं. बिल्कुल सही बात है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मोटो ये कहता है. मान लिया, रीजन क्या दे रहे हैं कि सिर्फ डेवलप कंट्रीज के लिए, पर ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं. सो दैट इज वाई इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए और आर हो जाएगा गलत, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. सो हाउ कम वी कैन से दैट कि डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ इट, राइट? सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. इट वॉज प्रिटी सिंपल. इजी था ना ये वाला क्वेश्चन, आराम से बन गया. ओके. So the World Trade Organization promotes free trade by encouraging nations to lower trade restrictions and barriers and adopt fair trade practices, benefiting both developed and developing countries. सिर्फ डेवलप्ड नेशन की बात नहीं है, दोनों कंट्रीज की बात होती है. इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि असर्शन जो है, जो सिचुएशन है, असर्शन है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन नहीं सही है, क्योंकि रीजन ये कहीं नहीं लिखा है, कहीं भी हमने नहीं पढ़ा कि डेवलपिंग कंट्रीज को हम पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे, बल्कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हर डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्री में बदले, है ना? तो साथ में काम करोगे तभी तो सीखोगे. सो दैट इज वाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक मोटो है कि एक ओपन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे ग्लोबल मार्केट में एक्सेस इजी हो जाए. दैट्स इट. सो दैट इज वाई ये कहना कि डेवलपिंग नेशंस इसके पार्ट नहीं होंगे, ये गलत होगा, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन जल्दी. क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सभी. India became a founding member of the World Trade Organization in 1995, which helped in integration more with the global economy. As a World Trade Organization member, India benefits from a multilateral trading system that provides better market access and dispute resolution mechanism. तो आपको पता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक डिस्प्यूट सेटलमेंट एम भी होता है, बिकॉज आपको पता है जब इतनी सारी अराउंड 166 हमारे पास कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो भाई इनमें लड़ाई झगड़ा भी होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, तो कौन रिजॉल्व कराएगा, कौन हेल्प करेगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज हम इसके मेंबर के पार्टी हैं. अब देखो, मान लो अगर हम कोई एक पर्टिकुलर कमेटी ज्वाइन करते हैं ना, हमारी किसमें कितनी कल्चरल कमेटी होती है, डिसिप्लिन कमेटी होती है, तो उस कमेटी मेंबर्स में तो झगड़े होते हैं ना, लेकिन फिर भी रिजॉल्व किए जाते हैं. तो ऑफकोर्स अगर मेंबर्स हैं तो डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस भी होंगे, लेकिन अगर हम किसी कमेटी का पार्ट है तो एक तरीके से सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट मैकेनिज्म भी वहाँ पे रहता है. दैट इज वाई दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं कि ऑफकोर्स इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और उनको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिसमें से एक डिस्प्यूट सेटलमेंट भी एक बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है सभी को. डन. So India's membership in the World Trade Organization has allowed it to access a structured and rule-based multilateral trading system, जहाँ पे बोल सकते हैं उनको एक फ्री मार्केट मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ग्लोबल एक्सेस में वो मार्केटिंग कर पाएँ, अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएँ, मार्केट में सर्वाइव कर पाएँ, right? So which aids in market access and fair dispute resolution. Therefore we can say that both assertion and reason are true.
राइट, एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो रीजंस क्यों है ये भी पता होना है, जैसे कि अभी हमको एमसीक्यू फॉर्मेट में लग रहा है, अगर आपसे जैसे कि पूछ लेते कि इसमें से कौन सा सही है एंड वाई, तो आपको फिर एक्सप्लेनेशन भी तो देना पड़ेगा ना, तो तुक्के से काम नहीं चलेगा। यू विल ऑल्सो नीड टू एक्सप्लेन कि अगर आपको ये लगता है ऑप्शन ए सही है तो ए ऑप्शन सही क्यों है, यू विल हैव टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। सो दैट इज वाई इसका एक्सप्लेनेशन पे भी सब ध्यान देंगे, राइट। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमने अराउंड बहुत अच्छे खासे यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से मैं आपके लिए असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आई थी, साथ में इसके साथ में एक्सप्लेनेशन भी लेकर आई थी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि अगर मैंने ये वाला टिक मार्क किया है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, तो आपको रीजन भी पता होना चाहिए। दैट इज वाई इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन को भी इंक्लूड किया था, बिकॉज ये ऑल न्यू कि हमारा ये 12th स्टैंडर्ड वाला बेस है, हम इसमें बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं कर सकते, राइट स्टूडेंट्स। एज यू रिमेंबर कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ यू टॉक अबाउट सीबीएसई, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। सीबीएसई के अलावा वी ऑल्सो फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारी क्लासेस के भी आपको सारी क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट स्टूडेंट्स। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो। ये सारे बोर्ड्स के अलावा वी ऑल्सो प्रोवाइड 3 डिफरेंट कोर्सेज ऑफ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स विच इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर चैनल, दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको बिल्कुल फॉलो करना है स्टूडेंट्स, चाहे वो हमारा फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या व्हाट्सएप हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। यू कैन ऑल्सो रेफर टू आवर वेबसाइट एंड आवर एप्लीकेशन फॉर मोर डिटेल्स, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो स्टूडेंट्स कीप लर्निंग, ऐसे ही आपको बिल्कुल लगातार पढ़ते रहना है ताकि आपका स्कोर बहुत अच्छे से इंप्रूव हो। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।